इंतजार कर रहे थे। तो जैसा मैंने कहा कि आजादी से पहले देश के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पाबंदियां थी। स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, अच्छे मकान बनाने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था और बिजनेस रोजगार करने का अधिकार नहीं था। तो जब हम आजाद हुए तो बदला तो कुछ नहीं, बदला कब? जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो और कोई जाति का व्यक्ति, सबको कुर्सी में बैठने का बराबर अधिकार है। वो संविधान जो महिलाओं को भी पढ़ने का, पढ़ाने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वकील बनने का, जज बनने का अधिकार देते। वो संविधान जिसकी वजह से गांव में आज महिलाएं भी वार्ड की मेंबर, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनती है। वो संविधान जिसकी वजह से किसान मजदूर का बेटा भी आगे बढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सकता। जब वो संविधान आया तो बाबा साहब को उम्मीद थी कि जिन लोगों को सदियों से कुर्सी में नहीं बैठने दिया गया, अपमानित किया गया, जुर्म सहने के लिए मजबूर किया गया, वो लोग अपनी वोट की ताकत से अपना राज स्थापित करेंगे और राजकाज में बैठ के पॉलिसी बना के, नीति बना के राजकाज करेंगे और गरीबों की जिंदगी में से गरीबी को निकाल कर फेंक देंगे। उनको भी, गरीबों को भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन देंगे। ऐसा बाबा साहब की सोच थी। बाबा साहब अपनी बात को कहते कहते 56 में चले गए और फिर उनके जाने के बाद 10 साल हमारा कारोबार रुका रहा। ये कार्य की जिम्मेदारी उठाई माननीय काशीराम साहब ने, जो क्लास 1 के अधिकारी थे, DRDO में साइंटिस्ट थे। उन्होंने जब इस मिशन को जाना तो नौकरी के लात मार दी और गांव गांव निकल गए समाज को समझाने के लिए। जब वो समाज के बीच गए तो समाज के लोगों ने कहा भाई ये आदमी खुद तो इसने नौकरी छोड़ दी और हमें भी जो है पता नहीं मेहनत मजदूरी के अलावा राजकाज की बात बता रहा है। तो धीरे धीरे समाज की बात समझ में आई और एक ऐसा समय आया कि माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में हम लोग बहुत ताकतवर भी हुए। लेकिन 2006 में वो भी चले गए। तो भाई अब तो हम पे दो रास्ते, क्या तो घर बैठ जाए, उनके सहारे जो हमारी मदद नहीं करना चाहते, या फिर हम कुछ करके दिखाएं। फिर 2014 में जिम्मेदारी उठाई भीम आर्मी के लोगों ने और आज चल रहा है 2024। 10 साल हो गए हैं भीम आर्मी के लोगों, गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे, विधानसभा, जिला, प्रदेश, अन्य प्रदेश, पूरे देश में जा जाके कमजोर वर्गों के लोगों की आवाज उठाते हैं। जहां भी किसी में जुर्म जाति होती है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, सबकी आवाज उठाने का काम करती है भीम आर्मी। चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, मौर्य हो, निषाद हो, चाहे वो विश्वकर्मा हो, सैन हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पारसी हो, धोबी हो, कोरी हो, खटीक हो, मुसलमानों में भी बहुत जातियां, कोई सी जाति का व्यक्ति हो, आदिवासी हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबकी लड़ाई लड़ती है भीम आर्मी जब भी किसी में जुल्म होता। और आपने देखा होगा हजारों मामले में पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंच के न्याय की आवाज को बुलंद करती है। जब भी किसी पे जुल्म होता है सबकी आवाज बनती है भीम आर्मी। लेकिन सड़कों से हम यही कर सकते हैं अगर हमें अपने लोगों की गरीबी, बेबसी दूर करनी है, उनके हक अधिकार सुरक्षित रखने हैं और उनको नई अच्छी जिंदगी देनी है, तो फिर राजनीतिक व्यवस्था में भी हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। अब तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, मैं उनसे एक शब्द नहीं कहूंगा, आप बेहतर जानते हो उन्होंने क्या मदद की। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहता था, मुझे अधिकार है, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। पहले तो मेरी एक बात सुनो, आप मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज को कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़ा करो। आप ऊपर वाले हाथ खड़ा करो जो मानते हैं, ठीक है। इधर जो इधर खड़े और इधर खड़ी है बहने, अच्छा ठीक। बहुत सारे लोग सतगुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी हैं, ठीक है। अब मेरी बात में गौर करो, हंसो मुस्कुराओ नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप जानते हो आपने नशा कर रखा, नशा करना अच्छी बात नहीं, इसलिए बैठ जाओ, जिम्मेदार समझदार बनो, एक आदमी सबको डिस्टर्ब मत करो। तो एक बार ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज से किसी ने पूछा, उनके अनुयायी ने, मेरी बात सुन रहे हो? कौन कौन सुन रहा? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे लोग हैं। सतीश भाई, एक बार सतगुरु रविदास जी महाराज से, क्योंकि वो भी हमारे पैगंबर थे, वो भी हमारे रहबर थे, उनसे किसने पूछा कि गुरुजी हम मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, रोजगार भी करते हैं, लेकिन हमारी गरीबी क्यों नहीं खत्म होती, हमारे यहाँ सुख सुविधा क्यों नहीं आती, सुख शांति का जीवन क्यों नहीं मिलता?
तो गुरुजी ने एक बात कही, इस बात पे आप गौर करना। गुरुजी ने कहा, रविदास मानुष कवि बसन को शुक्र है कोई खाओ, एक सु स्वराज माही दूसर मरकट गाओ। सदगुरु जी ने कहा, अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो स्वराज अपना राज लाओ। क्या तो सुख शांति का जीवन मिलेगा स्वराज में, अपने राज में, या फिर मिलेगा शमशान घाट कब्रिस्तान में? क्या तो मरने के बाद सुख शांति मिलेगी जिनको कमी नहीं रहेगा, या फिर राज में मिलेगा सुख शांति मिलेगी राज में? जब राज आपके हाथ में होगा तभी गरीबी बेबसी लाचारी हटेगी, और तभी जुल्म जाति जो हो रही है महिलाओं पे, मजदूर पे, कमजोर पे, तभी वो बंद होगी जब राजकाज में आपकी हिस्सेदारी होगी। तो उन्होंने पूछा कि सतगुरु जी, राजकाज तो बहुत सारे लोगों का, जैसा आज मोदी जी का राज तो वो आज भी है, लेकिन सुख शांति तो नहीं मिल रही। तो सतगुरु जी ने कहा कि राज ऐसा होना चाहिए कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। के भाई राज भी ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो। अब छोटे बड़े का मतलब क्या है कि एक तो इतना गरीब है कि उसमें इतना रुपया पैसा है कि उसको रखने की जगह नहीं, और एक इतना गरीब है जिसको खाने के लिए रोटी भी नहीं है। एक तो इतना अमीर है कि उसमें 5000 रुपये खेती है, एक ऐसा जिसमें एक जमीन भी नहीं घर के अंदर, एक ऐसा जिसमें हजारों जोड़ी कपड़े हैं, एक ऐसा जिसमें तक ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं। तो गुरु जी ने कहा कोई छोटा बड़ा ना हो, सब बराबर हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी के साथ जुल्म जाते हो, किसी हत्या ना हो, किसी को सता ना जाए, और सबको खाने के लिए अन्न की, किसी को भी दिक्कत ना हो अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत किसी को भी ना। ऐसा राज आना चाहिए। उन्होंने कहा जी वो कैसा राज होगा? उन्होंने बताया कि वो राज होगा बेगमपुरा राज। कौन सा राज? जोर से बताओ, जोर से बताओ। अब बेगम का मतलब क्या होता है? बेगम यानी कि बिना गम का राज। इस राज में किसी की जिंदगी में कोई गम ना। अब वो राज लाने के लिए 600 साल पहले सतगुरु जी कह गए कि भाई मिलजुल के राज लाओ, बेगमपुरा राज, इसमें किसी की जिंदगी में कोई गम ना। अब आप राज लाए नहीं तो अब आपके घरों में सबके गम है। आप अपने घर जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा। अभी मैंने पूछा कि भाई क्या हाल है, तो कह रहे हाल तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने पूछा घर में रोटी निकला है, तो कह रहे जी एक टाइम की मिल जाए तो उस टाइम किसके मिलती है। देखो जो सच है सच, गरीबों के ये हाल है या नहीं है? अगर किसी के ब्याह में जाना हो रिश्तेदारी में तो पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे। लड़की की शादी करनी होगी तो कर्ज लेना पड़ेगा, जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। कोई अगर बीमार हो जाएगा, पैसे ज्यादा लग जा तो क्या बिगड़ेगा ये भी नहीं पता। तो हाल तो ये है, इसमें कोई सच्चाई, इसमें कोई झूठ नहीं है। और 80% लोगों के यही हाल है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग सस्ता राशन लेते हैं। इसका मतलब देश में 80 करोड़ लोग, यानी कि आधी आबादी से भी ज्यादा आबादी वो भूखी नंगी है, जिसमें खाने को रोटी नहीं और पहनने कपड़ा नहीं है, जो हैंड टू माउथ है, जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही है, और वो कोई और नहीं है, वो आप और हम ही है। इस देश का दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी, किसान, कमजोर, यही है और कोई नहीं। अब एक तरफ अमीर का कुत्ता भी सुबह उठ के बढ़िया ब्रेड खाता है, उसके लिए दूध भी बहुत बढ़िया वाला आता है, उसके लिए बिस्तर भी बहुत बढ़िया मालिक ने लगाया है, और सर्दी आती है तो बढ़िया हीटर लगता है, गर्मी आती है तो एसी लगता है, और वो उसको शहर में घुमाने ले जाते हैं। एक आदमी उसको घुमाने के लिए लगा रखा है। लेकिन आपको तो कोई लोग नहीं पूछ रहा था चुनाव के बाद कि आपके पेट में भूख तो नहीं है, आपका बच्चा बीमार तो नहीं, आपके घर में छत की दिक्कत तो नहीं, आपको घरों में नहीं पूछ रहा था। अभी मैंने ये भी पूछा कि भाई पेंशन वेंशन मिल रही नहीं मिल रही, तो एक दादी ने तो हाथ उठाया, कहने लगे हाँ मिल रही है। अब वो पेंशन कितनी है? 3000 रुपए 6 महीने की। इसको अगर सही वो करोगे कैलकुलेट तो 3000 रुपए तो बढ़िया से लगे, लेकिन सच ये है कि वो 6 महीने के, 1 महीने के 500 रुपए। अब आप ये सच ये भी सुन लो कि 500 रुपए, तो 500 रुपए में बढ़िया सोन बिरयानी आता है सर्दी का, है जी, रोटी टुकड़ा तो बस क्या। तो सच ये है कि ताकतवर लोग इस देश में गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके भूखे पेट और फटे हुए कपड़े देख के ये अमीर लोग घर में बैठ के हंसते हैं कि देखो हमने इनकी क्या हाल बना रखा। और भाई आप भी जिम्मेदार हो, आप भी तो ऐसे लोगों को नेता बना रहे हो जो वोट लेकर आपकी तरफ मुंह भी नहीं करते। जिसको पिछली बार वोट दी दिया 5 साल में देखा तुम्हारे गांव में है। कभी पार्लियामेंट में सुना कह रहा हूं नगीना में मेरे यहाँ ये माँ बहनों को जो है
इन पर रोजगार की, इनके रोजगार की व्यवस्था करते सुना कभी नौजवानों के लिए बोला हो कि भाई नौजवानों को रोजगार की समस्या है यार, मेरे यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, कहा कभी। एक और जो सबसे बड़ी समस्या मैंने यहाँ देखी कि यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ गरीब अपने आदमी को ले जाकर उसका इलाज करवाते। पूरे बिजनौर में नहीं है ये, पूरे बिजनौर में नहीं। और मैंने पिछले 3-4 दिन में कई साथी खो दिए। एक तो संयुक्त पत्रकार थे हमारे नेटवर्क वाले, और एक कुलदीप भाई थे हमारे जाट समाज से, वो भी हमारी पार्टी कार्यकर्ता था पुलसदा गांव से। कई ऐसे साथी हमारे जिनको हार्ट अटैक पड़ा, इतना अस्पताल ले जाने लगे मेरठ की तरफ या दिल्ली की तरफ या ऋषिकेश की तरफ, इतना रास्ते में वो चले गए। अगर बढ़िया हॉस्पिटल होता तो उनकी जान बच जाती है। यहाँ के आपके नेताओं को नहीं लगा कि हॉस्पिटल की जरूरत है। सच ये है कि यहाँ स्कूल की भी जरूरत है, यहाँ कॉलेज की भी जरूरत है, यहाँ हॉस्पिटल की भी जरूरत है, और यहाँ रोजगार के साधन फैक्ट्रियां कंपनी लगे, नौजवानों के लिए रोजगार की जरूरत भी है। लेकिन जब आपका नेता कहने का नहीं तो भाई लकी कर जाएगा। आप तो बोल नहीं सकते ना पार्लियामेंट में जाके, आप तो जिसको वोट दे रहे उसकी जिम्मेदारी है कि जाके बोले। अब वो बोलेगा नहीं तो भाई सरकार को क्या मतलब, वो तो कह रही भूखे लोग भूखे रहने दो। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब इस देश में अमीरों की बिजलियां फ्री हो सकती है, नेताओं की बिजली फ्री हो सकती है, अधिकारियों की बिजली फ्री हो सकती है, गरीबों की नहीं हो सकती, आप मुझे बताओ कोई तरीका बताओ कि नहीं हो सकती। जब इस देश में प्रधानमंत्री आए सरकार में तो कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी हटा दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। करा क्या कि सारे सरकारी संस्थान बेच के अडानी अंबानी को दे दिए। पहले आपके बच्चों के लिए नौकरी आती थी, आरक्षण से रोजगार मिलता था, लेकिन अब वो रोजगार भाई पीछे हो जाता उनसे 9 महीने से, कभी किसी का पैर हाथ दब जा, अब वो रोजगार धीरे धीरे खत्म हो गया। आप ये सोच के बताओ, जो सरकार लाखों करोड़ रुपए पूंजीपतियों से माफ करती है, तो वो महिलाओं को 500 रुपए पेंशन क्यों देती है, 5000 रुपए पेंशन क्यों नहीं देती? 500 रुपए में होता क्या है? और फिर भी सबको पेंशन नहीं मिल रही। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन सबको कहां मिल रही है? जो नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे उनको बेरोजगार भत्ता क्यों नहीं देती सरकार? उन्होंने क्या स्कूल में पढ़ते फीस के पैसे नहीं लिए क्या? तो सरकार ने पैसे तो ले लिए, लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने में सरकार को बुखार चढ़ जाता है। और 1 रुपया लीज के पूंजीपतियों को लोन देते, जमीन देते, तो गरीबों को क्यों नहीं लोन देते हैं फ्री में? आप समूह से धार लेते हो, सरकार क्यों नहीं देती है आपको लोन कि लो भाई आप बिजनेस रोजगार करो। इस देश में पढ़े लिखे जो 70% लोग हैं वो कहां जाएंगे देश का नौजवान? अगर आवाज उठाओ तो लाठी लगती है। अभी पुलिस की भर्ती का पेपर दिया आपने गाँव में किसी ने? एक बच्चे से 400 रुपए लिए, 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 200 करोड़ रुपए। कितने पैसे भाई प्रधान जी? 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करके सरकार ने जेल में दे दिए, और फिर पेपर लीक हो गया। देखो कैसी जेब काट रही है सरकार। आप यहां से आपने 3 महीने मेहनत की, फिर भागे भागे आप गए कहा मुझे जहां पेपर का संकट लगा था, किराया देके गए, रात को ठंड में पड़े रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, पेपर दिया और पेपर तो निकले। और मन का अरमान था नौकरी, लेकिन आपको पता लगा पेपर लीक हो गया। बताओ, जो सरकार कागज नहीं सुरक्षित रख सकती वो बहन बेटियों की रक्षा कर लेगी क्या? आज इस प्रदेश में रेप हत्या बिल्कुल कॉमन बात हो गई है। आज इस प्रदेश में चोरी डकैती लूटमार कॉमन बात हो गई है। आज इस प्रदेश में गरीबों की बच्चों की इज्जत से खेला जा रहा है। हाथरस का उदाहरण इसका आपके सामने है, उन्नाव का उदाहरण आपके सामने है, उरैया का उदाहरण आपके सामने है, आगरा का उदाहरण आपके सामने है। किस तरह से आगरा में एक थाने में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया, ये आपके सामने है। किस तरह से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इनकाउंटर होते हैं, अपमान होता है, हत्या होती है, और कोई पूछने कहने वाला नहीं है। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, आप तो वोट देते हो, जिसको आप वोट देते हो आपसे गद्दारी कर देता। आपको भी समझना चाहिए कि जो लोग आपकी वोट लेकर आपसे गद्दारी करें, आपको भी उनसे दूर रहना चाहिए। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, दलित समाज के लोग बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के भी कुछ लोग होंगे। इस देश में 69 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में था। 800 नियुक्ति में लड़ लड़के 4 दिन आंदोलन करके उन 800 बच्चों को दिलाने का काम किया। लिस्ट में जारी उनकी सरकार ने कोर्ट से उसको दबवा दिया। पहला प्रयास है कि नौजवानों को रोजगार मिले। मैं आपको तरीका बताता हूं। जितना बैकलॉग है उत्तर प्रदेश में वो बैकलॉग आप भरवा दो, 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिले। कितना? 5 लाख नौजवानों को। जितने स्कूल हैं इनमें आप चेक कराओ कितने मास्टरों की वैकेंसियां खाली है। 1 सवा लाख वैकेंसियां खाली है, लेकिन नौकरी देना नहीं चाहती सरकार। और 4th क्लास में बहुत नौकरियां,
लेकिन नौकरी देने की बजाय संविदा पर रख रहे हैं, ठेकेदारी पर रख रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन गरीबों को नौकरी नहीं देना चाहते। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चों को कुर्बानी देकर अपना वोट का अधिकार दिया था कि जो हमारी सुनवाई ना करे ना, जो हमारी बात ना सुने, उसको तत्काल बदल दो। आपका मौका आता है कि उसको बदल के ताकत और व्यक्ति को मौका दो। लेकिन आपके अमीरों के चक्कर में पड़ रही, पैसे वाले आके पैसा दे दे, आप उनके चक्कर में पड़ जाओ, फिर 5 साल का हो, हमें पेंशन नहीं मिल रही, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा। भाई जब आप अपनी वोट का सौदा कर लोगे, आप अपनी वोट को बेच दोगे, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जो आदमी आपको पैसे दे देगा, आप उससे किस तरह हाथ मिला कह दोगे कि भाई हमारी बात सुन लो? बताओ, जिसने आपको खरीद लिया उसे आप कैसे कह दोगे? आपकी मदद तो वही कर सकता है जिसका आपने ईमानदारी से साथ दिया हो, जिसकी आपने मदद की, उसे तो कह सकते हो कि भाई तेरी हमने मदद करी थी, आज हमारा नंबर आके हमारी लड़ाई लड़। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, सड़कों पर आपने मेरा साथ दिया, लेकिन इस लड़ाई में मैं आपसे मदद चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़ाई में मैं आपके बिना अधूरा हूँ। उनके पास तो बहुत ताकत है, बहुत पैसा, बहुत साधन है, मेरे पास तो सिर्फ आप है। और ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन, जिसको हमें रुकने नहीं देना है। क्योंकि इस देश में आंदोलन लड़ गया तो आप याद करो, आजादी से पहले भी हम इस देश में रहते थे, क्या कोई हमारी आवाज उठाता था? जब कोई हमारी आवाज नहीं उठाता था, तो हमें अपने बीच के व्यक्ति को ही इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि हमारी आवाज भी उठे और हमारे मुद्दों की भी चर्चा हो। इस यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, आप ईमानदारी से बताओ, जिन नेताओं को आपने वोट दिया वो एनआरसी पे जब कागज मांगे जा रहे थे और लाठी बजाई जा रही थी माताओं बहनों पे, तो वो नेता कहां थे? आप ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, उसके साथ कौन खड़ा? बताओ पूरे ईमानदार से, अगर आप ईमान वाले हो बताओ। चंद्रशेखर आजाद का नाम कोई खड़ा था आपके साथ? बताओ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद जमा मस्जिद की सीढ़ियों में खड़ा खाया नहीं था? जैसे जेल काटे मुस्लिम ने जेली और पूरे देश में घूम घूम के साइन बाग बना के एक सरकार को चैलेंज किया कि किसी भी कीमत पे अपने भाइयों को परेशान नहीं होने देंगे, उनके हक अधिकार से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब तबलीगी जमात का मामला आया, जब निजामुद्दीन मरकज का मामला आया, मौलाना साहब का मामला आया, मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला आया, कौन खड़ा था आपके साथ? आप ऐसे लोग को वोट देते हो जो आपकी वोट लेकर पलट के नहीं देखते? 10 रुपए का सामान लेते हो, 4 बार पलट के देखते हो, सामान खराब तो नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो गया, पुराना तो नहीं हो गया, सामान कम तो नहीं, लेकिन वोट देते हो कभी नहीं सोचते ये नेता हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारी आवाज बनाएगा नहीं बनाएगा, हमारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा। जब सरकार हम पे जुर्म जबर करेगी तो हमारी आवाज बनेगा नहीं बनेगा, हमारे हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। आप ऐसे निकम्मे नेता लोगों को ताकत देते हो, ये कहते हो हमारी सुनवाई नहीं होती। इस देश में जिनके पास नेता होता है, काका श्रीराम साहब कहते थे, जिनके पास दल होता है उन्हीं के पास बल होता है, जिनके पास बल होता है उनकी समस्याओं का हल होता है, जिनके पास नेता नहीं होता उनका कोई नहीं होता। आप अगर नेता नहीं बनाओगे तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो अपना काम कर रहा हूं, अभी सड़क की ताकत लड़ रहा हूं। आप बताओ कौन सा आंदोलन ऐसा है? किसानों के आंदोलन में सबसे आगे थे हम लोग। जब महिला पहलवानों को बेइज्जत किया गया दिल्ली में जंतर मंतर पे, हमारे किसान परिवारों की बेटियों को, तो भी उनकी लड़ाई को सीना ठोक के हम लोगों ने लड़ा। कभी उनको अकेला नहीं महसूस होने दिया। इस देश में कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसको हम लोगों ने लड़ा, और ये संविधान है। जैसा मैंने कहा कि बाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, जाट, गुर्जर, विश्वकर्मा, सैन, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बेटा, अंसारी का बेटा, तेरी का बेटा कुर्सी पे बैठ जाता है। जिंदगी संविधान नहीं रहा, कुर्सी तो बहुत दूर की बात, अपनी बात घर में घुस के दिखा देना, आपको पता लगता है आज इस मुल्क में हालात। आप अपने गुरु घर में भी नहीं घुस पाओगे, हालात है देश में। हमें सबको इसको मिलकर बचाना पड़ेगा, और बचेगा तब जब हम भारतीय जनता पार्टी को गिराएंगे और अपने लोगों को उठाएंगे। अगर अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, गरीबों को अपने बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज चाहिए, माओ बहनों को रोजगार चाहिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि गरीबी दूर नहीं हो सकती। हम लोग पूरी दुनिया से माल खरीदते हैं, चाइना से खरीदते हैं, बांग्लादेश से खरीदते हैं, और देशों से खरीदते हैं। वही माल हमारे देश में भी बन सकता है। हमें कोई माल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो माल हमारी मां बहने घर में बैठ के आराम से बना सकती है, कच्चा माल, और उसको सरकार खरीद के 10, 15, 20 हजार रुपए का रोजगार घरों तक आ सकता है। लेकिन सरकार नहीं चाहती। अगर 10, 20 हजार रुपए आपकी जेब में आएंगे तो नाज के लिए आप लाइन में कैसे लगोगे? फिर आपका हाथ कैसे फैलेगा? आपका हाथ ऐसे नहीं फैलेगा तो आपके नाम पे आपकी वोट देंगे वो ताकतवर कैसे होंगे? और वो ताकतवर होंगे फिर आपको डंडा कैसे बजाएंगे? आप भी महसूस करो ना, इस देश में क्या चल रहा है। जिनसे वोट लेते हैं
उन्हीं की लाठी बजा के खाल डालते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, और वो जो बेगमपुरा राज जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखे गए कि कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई के साथ जुल्म नहीं करेगा, सबका ख्याल सरकार रखेगी और सब लोग आगे बढ़ेंगे, उस संविधान की रक्षा भी हमें करनी पड़ेगी। अब आपके मन में डर होगा कि भाई वोट तो देंगे, चंद्रशेखर चला जाएगा मोदी है जी मशीन से, है ये भी डर है ना। तो आप ये बताओ, ये मशीन तो बहुत दिनों से यहाँ है, लेकिन इस मशीन के खिलाफ कौन लड़ रहा है? इस मशीन के खिलाफ भी तो पिछले 3 महीने से हमें लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली में जा जाके हम और हमारे लोग के खातिर रोज आंदोलन करते हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। और आज हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हो सकता है इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से हो। इस बात की हमने कहा अगर बैलेट पेपर से नहीं करा सकते तो ईवीएम से जो बटन दबता है, वीवीपैट से पर्ची निकलती है, मशीन में ना गिरे, वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए। हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जिसको वोट दी गई नहीं गई उसको विटामिन को देख लिया, मिट्टी तो नहीं, और फिर उसको एक बॉक्स में जमा करते जैसे बैलेट जमा करते थे। और हमने सरकार से कहा और चुनाव आयोग से भी कि आप मशीन को गिरी हो, आप उसी पर्चे को गिर दो, क्योंकि जब हम 5 साल वोट देकर इंतजार कर रहे हैं तो 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमारे वोट की चोरी तो बंद हो जाए इस देश में। हमें वोट का तो अधिकार है, जिससे हम लोग कुर्सी में बैठ सकते हैं और कुर्सी में बैठे को नीचे गिरा सकते हैं। तो भाई सारी लड़ाई जो मुझे लड़नी पड़ रही है, आप भी कोई लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? आप क्या लड़ाई लड़ोगे बताओ? जोर से बताओ, आप क्या लड़ाई लड़ोगे? भाई इतनी हल्की आवाज बड़ी काम है, दोनों हाथ उठा के बताओ क्या लड़ाई लड़ोगे बताओ? आप ये लड़ाई लड़ी हो कि इस बार जब आप वोट डालने जाओ तो ना इधर देखियो ना इधर देखकर कूड़े को घोड़े को लगा देना, क्या हो जो मुझे बिल्कुल सामने दिखाई दे उसे, वो ऐसा लगा रहा है उसके दोनों तरफ कि लोगों ने कहा आप भी सिर्फ केतली को देख के जिम्मेदार के बाद मजबूत होगी। अगर आप केतली की जगह किसी और को देखोगे तो बस फिर अगले 5 साल मुझे कह जाइए भाई पेंशन नहीं मिल रही, भाई अस्पताल वाले सुनते नहीं, दफ्तर में जाओ तो रिश्वत मांग गए, भाई हमें तो लट बजा दिया, भाई हमारे बच्चे तो भूखे मर गए, भाई स्कूल तो बंद हो गए, फिर मुझे तुमको चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे अपील करूंगा, हमारा चुनाव चिन्ह क्या है पहले बताओ, जोर से बताओ क्या है, आप लोग बताओ क्या है, जोर से बताओ, आवाज नहीं आ रही, जल्दी बताओ क्या है, क्या कह रहे भाई, आप बताओ क्या है हमारा चुनाव निशान? क्या हमारा चुनाव निशान? जो जोर से बताओ। तो ये है हमारा चुनाव निशान। जब आप केतली को वोट दोगे तो कौन ताकतवर होगा बताओ? चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर तो अभी भी ताकतवर है, ताकतवर होंगे आप लोग जिनकी कोई सूचना नहीं है, फिर उनकी कोई आवाज पैदा होगी जो सीना तान के आपके अधिकारों के लिए पार्लियामेंट में जाके अपने आपके भाइयों के अधिकारों के लिए, अपनी बहनों माओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब एक बात और देखो, ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ, क्या लिखा है? हाँ, अब आप मेरी बात को सुनो। इस देश में पैसे वाले लोग पैसे के आधार पर राजनीति करते हैं, पहले पैसा खर्च करते हैं और फिर चुनाव के बाद पैसा कमाते हैं। जो अपने पैसे पूरे करेगा कमीशन से वो आपका बना नहीं कर सकता है। तो अगर आप इस लड़ाई में मदद करना चाहते हो तो मेरी आपसे अपील है, भाई ढक्कन खोलिए, चाहे आप 1 रुपए की मदद करो, लेकिन अपनी ईमानदारी मेहनत की कमाई से मदद जरूर करो, जिससे कि लड़ाई को हम मजबूत से लड़ सके। क्योंकि जिनसे मुकाबला है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके पास बहुत साधन संसाधन है, उनके पास पूरी मीडिया है, उनके पास पूरी सरकार है, सारे अधिकारी कर्मचारी है, हमारे पास तो आ गई है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे वो अपनी मेहनत कमाई से 1 रुपए की मदद करो, लेकिन मदद जरूर करो, जिससे इस लड़ाई को लड़ने में हमारा हौसला बढ़े। फिर आगे की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं बैठकर आराम करूंगा। आप सब लोग यहाँ आए, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बड़ा है। और दोनों हाथ उठा के बताओ किसका साथ दोगे इस बार बताओ। जिस पेंशन का मामला होगा, ये मेरी माई जो माँ है ताई अंदर रहेगी, सब तो दोनों हाथ उठाओ, किसका हाथ हो जल्दी बताओ, जोरदार पेंशन काट दूंगा भाई। नहीं, माओ की पेंशन थोड़ा ही काटेगा, बेटा तो माओ की पेंशन मिल रहा होगा।
मैं धन्यवाद दूंगा नैनपुरा सराय के कुलदीप कुमार जी का, दिनेश कुमार जी का, देवेंद्र जी का, शीतल कुमार जी का, धर्मवीर भाई का, राहुल कुमार जी का, साजिद भाई का, फहीम भाई का,